Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and I am here with interesting chapter, that is constitutional design of your political science, chapter number 3. And before this chapter we had already discussed about chapter number 2, what is democracy and why democracy. This chapter is very interesting and very important, constitutional design. इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनता क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत क्यों है। इससे पहले तक हम लोगों ने पढ़ा डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंस, उसका फीचर्स और डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। तो सेम एज इट इज़ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स, इसका मेरिट्स एंड ये क्यों ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है कि उसका फ़ीचर्स क्या है, फ़ीचर्स उसका विशेषता, अगर वो उसका फ़ीचर्स है वही उसके लिए मेरिट्स होगा। एंड सेम थिंग जब वो क्वेश्चन पूछा जाए कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो कोई चीज़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, जब वो इम्पॉर्टेंट होता है तब। तो अगर वो इम्पॉर्टेंट है वो उसका मेरिट होगा और इसलिए वो हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो आगे चैप्टर कंटिन्यू करते चलते हैं और उसके बाद आगे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है, एंड एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म होता है। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले जो चीज़ था वो था 1950s से पहले की बात कर रहे हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था जिसको अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। इसी अपार्थाइड सिस्टम को सेग्रीगेशन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन 2-3 तरह से आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज सेग्रीगेशन एंड व्हाट इज अपार्थाइड सिस्टम। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट करना, किसी चीज़ को सेपरेट करना कैसे, तो वाइट और ब्लैक को सेपरेट करना ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, थिएटर, पार्क एंड रिक्रिएशन सेंटर और इंटरटेनमेंट सेंटर। तो ये सारे चीज़ को लेकर, या फिर सिनेमा हॉल, थिएटर, ये सारा ऑडिटोरियम, ये सारे कुछ को लेकर जब हम वाइट और ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेट करते हैं या वाइट और ब्लैक को डिवाइड करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सेग्रीगेशन। याद होगा यही चीज़ इंडिया में भी था जब हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे वाइट टाउन्स एंड ब्लैक टाउन्स के बारे में। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से याद होगा वाइट टाउन क्या था, ब्लैक टाउन क्यों था। वाइट टाउन को डिनोट करते थे रिच से एंड ब्लैक टाउन को पुअर से। वाइट टाउन इंग्लिश और ब्रिटिशर्स के लिए होता था, ब्लैक टाउन इंडियंस के लिए, जो कि कलकत्ता को अर्बनाइज करने के टाइम पे डिवाइड किया गया था 2 पार्ट में। नेक्स्ट उसी तरह का चीज़ साउथ अफ्रीका में भी था। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। वाइट को लोग सुपीरियर से डिनोट करते थे और ब्लैक को इन्फीरियर कंसीडर करते थे। नेक्स्ट कम ऑन टू द पॉइंट। पहले जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। सिंस 1950 ब्लैक एंड कलर्ड फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में 1950s के टाइम से ब्लैक्स और कलर्ड। अब एक चीज़ और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो है कलर्ड। कलर्ड क्या, तो जो मिक्स रेशियल के होते थे। मिक्स रेशियल मतलब ना तो ब्लैक होते थे और ना ही वाइट होते थे। दे वेर इंडिकेट एज और डिनोट एज कलर्ड। दे फाउट अगेंस्ट apartheid system in South Africa and it was led by Nelson Mandela, who imprisoned in 1964। 1964 में नेल्सन मंडेला को इम्प्रिजेंट कर दिया गया एंड वॉज रिलीज और रिलीज़ किया गया आफ्टर 28 ईयर इन 1992 एंड आफ्टर 28 ईयर ऑन 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट। और नेल्सन मंडेला के रिलीज़ होते ही 2 साल के ही बाद, इट मीन्स 1992 में
नेल्सन मंडेला को रिलीज़ किया गया और 1994 में साउथ अफ्रीका को उन्होंने इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में सामने लेकर आए। 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट कंट्री बना और उसी इंडिपेंडेंट नेशन के पहले राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला। वही नेल्सन मंडेला जिनको 28 साल तक जेल में बंद रखा गया था। तो ये टाइम है, जब बुरा समय होता है तो उसके बाद फिर अच्छा समय आता है, और ये अच्छा समय था नेल्सन मंडेला का कि 28 साल तक जिसको जेल में रखा गया वही आदमी उस कंट्री का प्रेसिडेंट बना और उस कंट्री को उन्होंने इंडिपेंडेंट नेशन के लिस्ट में शामिल कराया। कम ऑन टू द नेक्स्ट। नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन। ट्रेजन क्या होता है? जब किसी को कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को या कंट्री के रूल्स एंड लॉ को अपोज करने के कारण उनको ब्लेम किया जाता है या फिर उनको कल्प्रिट मान लिया जाता है। देन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, उनको ट्रेजन किया गया था साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा। ही एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन उम्र कैद, कहने को होता है आजीवन उम्र कैद, बट ये लिमिट होता है। इंडिया में 14 ईयर तक का लिमिटेशन है, साउथ अफ्रीका में ये 28 ईयर था। एंड इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजाइम इन हिज कंट्री। और किस चीज़ के लिए उनको 28 साल के लिए जेल में कैद किया गया? तो उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट एक प्रोसेसन निकाला था या फिर अपार्थाइड सिस्टम को प्रोटेस्ट किया था, अपोज किया था, इसलिए। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबिन आइलैंड। ड्रेडेड प्रिजन मतलब जो बहुत ही, जहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता हो, हैरेसमेंट किया जाता हो, या फिर जहाँ पे किसी भी तरह का सुख सुविधा या फिर फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। जैसे इंडिया में जब लोगों को सज़ा दिया जाता था तो उनको काला पानी का सज़ा दिया जाता था और उनको अंडमान एंड निकोबार के जेल में कैद किया जाता था। अंडमान एंड निकोबार का जो जेल था वो क्या कहलाया था? सेल्युलर जेल। उसी तरह से साउथ अफ्रीका का भी एक जेल था, रॉबिन आइलैंड। नेक्स्ट इज, अब बात कर रहे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के बारे में। इसको कैसे रिलेट करते हैं साउथ अफ्रीका से? कहता है यहाँ पे, बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर। कहता है इंडिया से अलग जो वाइट थे वो लार्ज नंबर में साउथ अफ्रीका में पूरी तरह से सेटल्ड हो गए थे एंड बिकेम द लोकल रूलर, और वो लोकल रूलर भी बन गए थे। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अपार्थाइड सिस्टम क्या था? तो लोगों को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल थे, जो वहीं के रहने वाले थे, दे वर डिनोट एज ब्लैक, और जो बाहर से आकर बस गए थे दे वर कॉल्ड वाइट। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वेर कॉल्ड ब्लैक। ये पॉपुलेशन के 3/4 थे, बट इनको हैरेस किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, इनके ऊपर रूल करे थे कौन? जो 1/4 पॉपुलेशन थे वो। बिसाइड दिस टू ग्रुप देयर वेर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस हु वेर कॉल्ड कलर्ड। जो मिक्सड रेसेस के थे वो कलर्ड कहलाए। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से माइग्रेट होकर साउथ अफ्रीका आए थे। ऑब्वियस बात है, कुछ लोग अगर इंडिया में जाकर बसे हैं श्रीलंका से, जो कि श्रीलंकन तमिल कहलाते हैं, तमिलनाडु वाले एरिया में, तो कुछ लोग उसी श्रीलंका में रहने वाले लोग इंडो तमिल भी कहलाते हैं। इंडो तमिल उनका लैंग्वेज तमिल है, वो श्रीलंका में जिस पार्ट में जाकर, श्रीलंका के नदन पार्ट में जाकर बस गए तो वो इंडो तमिल हो गए। क्यों? क्योंकि वो तमिलनाडु से जाकर श्रीलंका में स्टे किए या फिर माइग्रेट कर गए। तो उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी इंडिया से कुछ लोग माइग्रेट किए थे जिनको मिक्स्ड कलर या फिर कलर्ड कहा जाता था। कम ऑन टू द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत क्यों पड़ता है, या फिर वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे क्वेश्चंस सेम हैं। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं बनाओगे या फिर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि पढ़ के गए वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का तो फीचर्स पूछ रहा है।
या फिर मेरिट पूछ दिया या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, ठीक है। कम ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज पेज नंबर 44। अब आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन some rules of game that everyone would abide by. These rules lay down how the rulers are to be chosen in futures. जैसा कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्लास 8 में ही पढ़ रखा था, तो वो सिंपल मीनिंग में पढ़ा था। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉस। जैसा कि हम लोग शुरू में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे। व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी मीन्स द पीपल हु अटेन 18 ईयर और एबव हैविंग द राइट टू वोट और टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज ऑन देयर ओन विश। लेकिन जब हम लोग क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस के बुक में डेमोक्रेसी के बारे में एक्चुअल पढ़े, तो एक्चुअल मीनिंग उसका क्या समझ में आया कि डेमोक्रेसी का ब्रॉड मीनिंग होता है। जो अब तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे वो सिंपल मीनिंग था। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का भी सिंपल मीनिंग है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉस। बट ये रूल्स एंड लॉस है क्या? तो वो एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है। सम इज़ टू मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज़ टू राइट डाउन सम रूल्स। कुछ ट्रस्ट और कुछ लॉयल्टी और फेथ को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। दीज रूल्स लेट डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर। रूलर को हम इन फ्यूचर कैसे चुन सकते हैं? ऑब्वियस, फ्यूचर में हम रूलर को कैसे चुन सकते हैं? तो इट इज़ डिपेंड ऑन द पीपल ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री। नेक्स्ट इज also determine. What is also determine? It means rules also determine that what the elected government are empowered to do and what they cannot do. Empowered government जो है या फिर जो ruling government है या जो ruling party है, they what they can do or what they can't. क्या वो काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉस बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि जितना भी रूल्स एंड लॉस का जो सेट है वो सिर्फ सिटीजन के लिए है या पीपल के लिए है। गवर्नमेंट के लिए भी रूल्स एंड लॉस बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट इज दीज रूल्स डिसाइड द राइट ऑफ द सिटीजन। और यही रूल्स सिटीजन के राइट को भी डिसाइड करता है। तो ऑब्वियस बात है ये सारा कुछ कहाँ इन्वॉल्व है? ये सारा कुछ कंसिस्ट किया हुआ है, कंप्राइज किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर्स होगा। दूसरे वर्ड में हम इसको कैसे लिखेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के लिए लिमिटेशन प्रोवाइड करता है। इट मीन्स व्हाट गवर्नमेंट कैन डू और कैन नॉट। उसी तरह से नेक्स्ट इज रूल्स एंड लॉस और कॉन्स्टिट्यूशंस हैविंग सम रूल्स एंड लॉस फॉर एवरी वन ऑन द इक्वल बेसिस। नेक्स्ट इज इसी रूल्स एंड लॉस का कुछ कंक्लूजन दिया हुआ है। कंक्लूजन क्या है? जनरली बार बार आपको बताया गया है कि कंक्लूजन लिखते हैं, बट एग्ज़ाम में कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो समझने की चीज़ है कि ये कंक्लूजन है। सिर्फ पैराग्राफ चेंज कर देना है, समझ में आ जाएगा कि आपने जो ऊपर 4 पॉइंट लिखा उसका कंक्लूजन ये है। तो दीज रूल्स विल बी सुप्रीम दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस। कहता है जो रूल बनाया गया वो रूल सुप्रीम है। इट मीन्स सभी को इस रूल को फॉलो करना होगा एंड नो वन विल बी एबल टू इग्नोर दिस। कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी तरह के बेसिक रूल्स एंड लॉस के सेट को कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स और देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाई ऑल द पीपल। जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे कि जो रूल्स बनाए गए इट इज़ कॉल्ड अ सुप्रीम लॉ। रूल जो होता है या रेगुलेशन होता है वो सुप्रीम लॉ होता है या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है। क्यों? इसलिए वो सुप्रीम लॉ कहलाता है क्योंकि हर कोई बाउंड होता है उसको फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट, that determines the relationship among the people living in a territory called citizen and also the relationship between the people and the government. people टेरिटरी में हो या फिर कंट्री में, उनका रिलेशनशिप गवर्नमेंट के साथ, उनके रिलेशनशिप को गवर्नमेंट के साथ बाइंड करना ही कॉन्स्टिट्यूशन का मेन वर्क होता है। इट मीन्स किसी भी तरह से पीपल और गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। कन्फ्लिक्शन कब नहीं होगा? जब गवर्नमेंट भी रूल एंड लॉज को फॉलो करेगा प्रॉपर वे में और जब पीपल भी उसी रूल एंड लॉ को
प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे तब। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्चुअल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। ये पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखे थे, ट्रस्ट मेंटेन करना। नंबर 2, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड। गवर्नमेंट कैसे रूल हो करेगा या गवर्नमेंट का काम क्या होता है। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, किसके पास पावर होता है किस तरह के डिसीजन को लेने का। तो ये हम लोग क्लास 8 में ही पढ़ चुके थे कि कौन डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन होता है या डिसीजन मेकर्स कौन कहलाते हैं। तो लेजिस्लेचर जो पहले बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, देन एग्जीक्यूटिव जो लॉ का फॉर्मेट तैयार करते हैं, एंड देन जुडिशरी जो उसको एक्ट बनाता है एंड पूरे कंट्री में उसको रेगुलेट करते हैं। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर। ये भी हम लोग उस पॉइंट में पढ़े थे अभी कि गवर्नमेंट के लिए कुछ लिमिटेशंस होते हैं, गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती है। एंड लास्ट द फोर्थ वन, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। पीपल्स का जो भी एस्पिरेशंस है, एस्पिरेशन मीन पीपल का गोल या लोगों का जो एम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, या फिर नीड्स या फिर डिमांड, ये सारा कुछ पूरा होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेम चीज़ है, जो 4 पॉइंट यहाँ पढ़े थे वैसी 4 पॉइंट को प्रॉपर वे में करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके लिखा है, और लास्ट में कंक्लूज़न लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके, कंक्लूज़न लिखना नहीं है, फिर से बता रहे हैं, पैराग्राफ चेंज करके 2 लाइन 3-4 लाइन बता देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। और उसके पहले स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो, इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज विच इज़ फॉलोड बाई द बोथ द पीपल एंड द गवर्नमेंट इन अ प्रॉपर वे और मैनर। बस इतना ही। नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर थे। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था ऑन 14 और 15 अगस्त और अगस्त 1947, उस टाइम पे 299 मेंबर थे। दे कंबाइन रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कंबाइंड वे में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। आउट ऑफ दिस 284 मेंबर साइंड ऑन 8, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन पे 284 मेंबर के द्वारा साइन किया गया था। कुछ 15 मेंबर ऐसे थे जो साइन नहीं कर रहे थे। ऑब्वियस सा बात है, ज़रूरी नहीं कि आपने जो रूल्स एंड लॉज और रेगुलेशंस और जो भी प्रोविज़न्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो सबको पसंद आए। कुछ लोग होंगे जो इसका अपोज करेंगे, और ऐसे ही में कुछ 15 लोग थे जिन्होंने इसका अपोज किया था। अब ये 289 मेंबर में से 70 मेंबर प्रिंसली स्टेट से थे। याद होगा क्लास 8 में आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं प्रोविंशियल स्टेट क्या होता है और प्रिंसली स्टेट क्या होता है। प्रिंसली स्टेट जहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा राजा लोग को रूल करने के लिए दिया गया था, छोटा छोटा एरिया उनको प्रोवाइड कर दिया गया था। और दूसरे साइड में प्रोविंशियल स्टेट थे। प्रोविंशियल स्टेट जिस एरिया पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे। तो जहाँ ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे प्रोविंशियल, जहाँ इंडियन रूलर्स या इंडियन किंग रूल करते थे दे वर नोन एज प्रिंसली स्टेट। और इसी तरह के 562 प्रिंसली स्टेट को कंबाइन करने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनको यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्वियस अभी जो गुजरात में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया गया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही बनाया गया है, इसलिए उस स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 प्रिंसली स्टेट को यूनाइट किया था। अभी तक हम लोग यही पढ़ते चले आ रहे थे कि 1946 में सबसे पहले प्रपोज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर 1949 में नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया, लेकिन फाइनली इसको फॉर्मुलेट किया गया था 26 जनवरी 1950। बट इससे पहले एक छोटा सा फैक्ट है, वो ये है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके साथ कुछ 8 कांग्रेस लीडर्स थे जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था।
And in 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. और इसके ऊपर फाइनली डिसीजन लिया गया था 1931 में कि एक्चुअली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। एक छोटी सी चीज़ है, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और 8 लीडर जो थे उन्होंने क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया? इसलिए कि उसी साल ब्रिटेन में 1928 में लोगों को राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया था। तो जब यहाँ पे ये देखा गया कि ब्रिटेन में लोगों को अधिकार दिया जा रहा है वोट देने का, तो यहाँ पे भी हमारे भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उसी के आधार पे यहाँ का गवर्नमेंट चुना जाना चाहिए। या फिर आप उसको कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कोई भी आप उसको नाम दे सकते हैं। बट डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो राजा का शासन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगा तो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चुना जाएगा और वो गवर्नमेंट लोगों के अकॉर्डिंग काम करेगा। नेक्स्ट वन इज on that basis the British had introduced very weak legislature. Elections were held in 1937 to provincial legislature and ministries all over British India. ब्रिटिश को ये डर था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर बन गया तो उनको इंडिया को छोड़ना होगा, इसलिए उन्होंने इंडिया में एक वीक लेजिस्लेचर को इस्टेब्लिश किया। वीक लेजिस्लेचर क्यों इस्टेब्लिश किया? न ही लेजिस्लेचर स्ट्रांग होगा और न ही यहाँ पे स्ट्रांग कानून, स्ट्रांग लॉ पास होगा। तो ये ब्रिटिश का पॉलिसी था। नेक्स्ट इज कम ऑन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द ड्राफ्टिंग of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives. The drafting करना मतलब किसी चीज़ को प्रपोज करना, किसी चीज़ को तैयार करना। The drafting of the document called the Constitution, जब डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया एंड वॉज डन बाय एन असेंबली, और इसको असेंबली के द्वारा डन किया गया। कौन सा असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट इज इलेक्शन टू दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर हेल्ड इन जुलाई 1946। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शन हुआ था वो 1946 में हुआ था, जुलाई में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। लिसन केयरफुली एंड बी केयरफुल अबाउट दिस टू लाइन। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ था और जो उसके मेंबर चुने गए थे वो चुने गए थे दिसंबर 1946 में। याद होगा क्लास 8 में पढ़े थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो समय लगा था वो लगा था 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। तो 1946 से 2 ईयर 11 मंथ मीन्स 3 ईयर से 1 मंथ कम। तो दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949। बट ये रेगुलेट इंडिया में कब हुआ था? नवंबर 1949, एक महीना पहले। इट मीन्स 2 ईयर 11 मंथ। नवंबर 1949 के बाद जनवरी 26, 1950 को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से फॉर्मुलेट कर दिया गया, रेगुलेट कर दिया गया। नेक्स्ट इज soon after the country was divided into India and Pakistan, the Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट गया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर। पहले 389 मेंबर थे पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद 299 मेंबर हो गए। The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, बट इट केम इनटू फोर्स और केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। टू मार्क दिस डेज वी सेलिब्रेट 26 जनवरी 1950 एज अ रिपब्लिक डे और रिपब्लिक डेट, एंड 26 जनवरी it is a republic day for every year. Next कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम।
many countries of the world have had to rewrite their constitution fresh because the basic rules were not accepted to all major social groups और political parties। कहता है इंडिया में एक बार जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया वो कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी चेंज नहीं हुआ, बट दूसरे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बार बार लिखा गया, रीराइट किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे, कुछ सोशल ग्रुप्स थे, उनके द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था या फिर लोग उसको रिजेक्ट कर देते थे या उसका अपोज करते थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये था डिफरेंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बार जो बना है उसके बाद से कभी भी दोबारा नहीं लिखा गया। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसमें अमेंडमेंट होता रहा, तो दोबारा लिखना और अमेंड करना इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, पसंद नहीं आया तो फिर से उसको वापस लिख दिए। बट अमेंड करने का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारा कुछ सही है, एज इट इज़ जो है वो सब कुछ रहेगा, कुछ एक दो चीज़ जो हमको जैसे जैसे पसंद नहीं आया या फिर हम चाहते हैं कि कुछ उसमें चेंजेस हो, कुछ और ज़्यादा अच्छा हो, तो हम उसको अमेंड करते हैं। तो बाकी सब कुछ एज इट इज़ वही रहेगा, जो लाइन हमको चेंज करना है सिर्फ वो लाइन चेंज होगा। जैसे कह सकते हैं कि 12 शेड्यूल्स है, 22 पार्ट्स में ये बटा हुआ है, 395 आर्टिकल्स है या धारा है या अनुसूची है, जो भी है, तो 395 आर्टिकल जो है ये, इसमें जो भी प्रोविज़न्स हैं वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जिसका बेस्ट एग्जांपल आप अभी करंट में देख सकते हैं, CAA को ले सकते हैं। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप एक्ट था, अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, CAA हो गया। उससे पहले CAB था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, बिल एक्ट बन गया तो CAA हो गया, लेकिन उससे पहले ये सिटीजनशिप एक्ट था और अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया है। नेक्स्ट इज Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner। कहता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करता है, तो इट इज़ अ वर्कड ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल। सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में, ओपन इट मीन्स, ओपन मीन्स किसी के भी एडवाइस को ये एक्सेप्ट करता है, एंड कंसेंसुअल मैनर इट मीन्स फॉर ऑल और इन अ वेरी पोलाइट वे। नेक्स्ट इज, अब इसी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर कहलाते हैं। इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डिप्टी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो थे वो HC मुखर्जी थे। आपके बुक में बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ को दिया गया है। एग्ज़ाम में कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में आ सकता है, एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में, कि राइट डाउन अबाउट एनी 5 पर्सनैलिटीज़ और राइट डाउन अबाउट एनी 5 मेंबर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के किसी 5 मेंबर के बारे में लिखने को। तो नेक्स्ट इज कम ऑन टू दिस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, एंड TT कृष्णमाचारी, कौन, तो पहले फिनांस मिनिस्टर, TT कृष्णमाचारी, पहले एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, HC मुखर्जी, G दुर्गाबाई देशमुख, बलदेव सिंह एंड सो मेनी prominent leader or famous personalities related to our constituent assembly। नेक्स्ट इज कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है या फिर जो भी वर्ड कहा जाता है या फिर जो भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जो डिक्लेरेशन दिया जाता है, ऑल दिस हैज़ बीन केप्ट और रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व। दीज आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कहते हैं। ऑब्वियस, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ प्रेजेंट करना, उसके बारे में कुछ कहना, कुछ बताना, कुछ डिक्लेरेशन देना, ऑल दीज आर नोन एज डिबेट एंड दीज आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। गांधी जी के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट मैगजीन लिखा गया था, इट इज़
यंग इंडिया इन 1931। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो देख सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड 22 पार्ट्स, एंड इट टेक 2 years 11 months and 18 days to come into force. Our next constituent assembly members were Kanhaiya Lal, Maniklal Mursi. Next is Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, B.R. Ambedkar, Syama Prasad Mukherjee. Next is Pandit Jawaharlal Nehru, Sarojini Naidu and सोमनाथ लहरी। रजिस्ट्रार, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे कंट्री का प्रीएम्बल है उसी तरह से बाकी कंट्री का भी प्रीएम्बल है। वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड फाइनली दिस इज रिलेटेड टू आवर कंट्री, दैट इज प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब कभी कभी एग्जाम में 5 मार्क्स में ये भी दे देता है, राइट अबाउट द हाईलाइटेड टर्म्स इन आवर प्रीएम्बल, राइट एनी 5। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारा कुछ हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो ये सारे टर्म को बहुत ही ध्यान से सिंसियरिटी के साथ पढ़ेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को बार बार कह रहे हैं हेक्टिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर को अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा वो आपके चैप्टर से ही होगा, आप इजीली उसको डील कर सकते हो, ठीक है। तो पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट, हिस्ट्री का फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट, वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, पोस्ट किया हुआ है, देख लोगे, चैप्टर वाइज डाला गया है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये भी क्लियर है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विलेज ऑफ पालमपुर एंड पीपल एज ए रिसोर्स। तो पीपल एज ए रिसोर्स के बारे में हम पहले भी आपको चैप्टर में बता चुके हैं कि उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। क्लास 8 में जो पॉपुलेशन चैप्टर में आपने जितना कुछ पढ़ा है वो सारा कुछ बस वही है उसमें। जैसे आपका पीपल एज ए रिसोर्स में सेक्टर दिया हुआ है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। उसी तरह से प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सेक्स, लिटरेसी रेट एंड हेल्थ। सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट एंड हेल्थ, ये 3। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इट इज़ कैलकुलेटेड ओवर अ पर स्क्वायर किलोमीटर, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है वो सारा इजी क्वेश्चन आपके पीपल एज ए रिसोर्स में, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। विलेज पालमपुर में क्या है, फार्मिंग एक्टिविटीज़, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिससे इनकम अर्न होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिससे इनकम अर्न नहीं होता है। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड प्रोडक्टिव होगा और लेस प्रोडक्टिव होगा। क्या लेबर या तो वो स्किल्ड होंगे या तो अनस्किल्ड होंगे। स्किल्ड होंगे तो मैन पावर होगा, अनस्किल्ड होंगे तो भी मैन पावर होगा बट वो टेक्निकली वर्क नहीं कर सकते हैं। कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैसे, तो ये आपको क्लास 8 में बताया जा चुका है। कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री को सेटअप कर सकता है। घर में जो भी सिलाई बुनाई, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी और फॉरेस्ट गुड्स से रिलेटेड जो भी चीज़ आप तैयार कर सकते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री में आएगा। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इट हैविंग द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹1 करोड़ एंड मोर देन 1 करोड़ कम इन टू द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये सारा। नेक्स्ट इज अब आते हैं इंटरप्राइजेज में। इंटरप्राइजेज क्या है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, इट मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स चेंज इनटू फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स चेंज इनटू
कंज्यूमर गुड जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है वो, द गुड विच इज़ कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, सेम एज इट इज़। तो कंज्यूमर किसी गुड को कब कंज्यूम करेगा, कब वो उस चीज़ को परचेस करेगा, जब वो फाइनल तैयार हो जाएगा तब। जब तक वो इंटरमीडिएट वे में है तब तक कंज्यूमर उसको लेकर भी उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बस इतना ही है। बाकी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का आपको पीडीएफ के रूप में जो नोट्स दिया गया है वो सफिशिएंट है, वो आप पढ़ लोगे, काफ़ी है आपके लिए। ओके, अब इस चैप्टर से पहले चैप्टर नंबर 1 में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह गया था वो हम चाह रहे हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट। चैप्टर नंबर 1 का व्हाई डेमोक्रेसी से पहले ये जो टेबल दिया है वो देख लेते हैं। कम ऑन टू द नेक्स्ट। है क्या इसमें, तो एग्जाम्पल दिया है और फीचर्स दिया है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, किंग ऑफ भूटान हैज़ डिक्लेयर्ड दैट इन फ्यूचर ही विल गाइडेड बाई द एडवाइस गिवन टू हिम बाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इट मीन्स रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या होगा, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। हम लोग किस में पढ़े थे, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब क्या होगा, तो जो वहाँ का जो किंग होगा उसको उस रूल को फॉलो करना होगा। तो कह रहा है कि किंग ऑफ भूटान हैज डिक्लेयर दैट इन फ्यूचर ही विल बी गाइडेड, उसको गाइड किया जाएगा बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उसको गाइड कर सकते हैं, उसको एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मेनी तमिल वर्कर हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन अ राइट टू वोट इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो तमिल वर्कर लोग मूव करके आए, कहाँ से माइग्रेट करके आए, इंडिया से, जिसके बारे में अभी हमने बताया था कुछ देर पहले, जिसको इंडो तमिल कहते हैं श्रीलंका में। और श्रीलंका के जो वहीं के रहने वाले लोग हैं वो सिन्हालीस कहलाते हैं। तो वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन है, सिन्हालीस एंड इंडो तमिल के रूप में। इट मीन्स रिस्पेक्ट फॉर राइट। मतलब ये चीज़ कह रहा है कि उनको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि इन द तमिल वर्कर और मेनी तमिल वर्कर हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वेर नॉट गिवन अ राइट नहीं मिलेगा किस चीज़ के लिए, राइट टू वोट इन श्रीलंका, बट रिस्पेक्ट फॉर राइट। तो कह रहा है कि उनको राइट के लिए अप्रूव किया जाना चाहिए, या फिर जो भी राइट श्रीलंका में बाकी लोगों को मिल रहा है वो माइग्रेटर को भी मिलना चाहिए, या फिर माइग्रेंट को भी मिलना चाहिए। द किंग ऑफ नेपाल imposed a ban on political gatherings, demonstrations and rallies. किंग ऑफ नेपाल के किंग के द्वारा डिक्लेरेशन क्या दिया गया, या फिर क्या अनाउंस किया गया, अनाउंस ये किया गया कि किसी भी तरह का गैदरिंग नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं होगा, रैलीज नहीं होगा। मतलब किसी भी तरह का प्रोसेसन नहीं निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। दूसरे साइड में दिया है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। नेक्स्ट इज द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसोल्यूशन दिया गया, किस चीज़ के बारे में, डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिहार का जो असेंबली है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट इज नंबर 5, पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश हैव एग्रीड दैट अ न्यूट्रल गवर्नमेंट should rule the country at the time of election. Political parties in बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं they have agreed that a neutral government, कि वहाँ का जो गवर्नमेंट होगा वो न्यूट्रल होगा, should rule the country at the time of election. इलेक्शन के टाइम पे वो रूल कर सकता है, या फिर वहाँ का जो कंट्री है वो जो न्यूट्रल गवर्नमेंट है वो तब तक रूल करेगा जब वहाँ पे इलेक्शन होगा। अब यहाँ पे 5 पॉइंट दिया है फीचर्स, रूल्स ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन एंड मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब क्या कह सकते हैं, कहाँ पे किस तरह का क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट इज ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चंस जस्ट इसके सामने वाला इसका फीचर्स नहीं था। ये कहा जा रहा है कि मैच ने इसको मैच द फॉलोइंग करना था, मैच ईच ऑफ दिस विद द रेलेवेंट फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी डिस्कस एबव। जो पहले डेमोक्रेसी डिस्कस किया जा चुका है, डेमोक्रेसी का फीचर्स, उसके साथ से इसको मैच करना है। किस कंट्री के रिगार्डिंग कौन सा फीचर्स मैच कर रहा है।
तो सबसे फर्स्ट में जो है रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ कहाँ पे कानून बनाया गया है किसी रूल के लिए? तो रूल ऑफ लॉ में द किंग ऑफ नेपाल इम्पोज अ बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड रैलीज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ये 3 के लिए होगा। दूसरा रेस्पेक्ट फॉर राइट। रेस्पेक्ट फॉर राइट इसको भी रहने देते हैं। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू कहाँ के लिए? तो ये होगा मेनी तमिल वर्कर हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया वेर नॉट गिवन अ राइट टू वोट। तमिल में जो तमिल वर्कर थे जो श्रीलंका माइग्रेट किए थे इंडिया से, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, जबकि उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए था। इट मीन्स 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। नंबर 2 नेक्स्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहाँ के लिए? तो पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश हैव एग्रीड दैट अ न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड बी रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। नेक्स्ट इज मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो ये किंग ऑफ भूटान के द्वारा जो डिक्लेरेशन दिया गया था, दैट हैज डिक्लेयर्ड इन द फ्यूचर्स ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। नंबर 1 रह गया ये 4 रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिहार के असेंबली को कहा गया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इट मीन्स रेस्पेक्ट फॉर राइट, उनका जो अधिकार था वो उनको मिलना चाहिए था। ओके, इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कुछ ऐसा टैगलाइन दे दिया या फिर कुछ ऐसा सेंटेंस दे देगा और बताने के लिए कह देगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविज़न को फॉलो करता है। या में भी हो सकता है एग्ज़ाम में द फॉलोइंग भी आ सकता है। ओके, 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं, ध्यान से देखोगे। फर्स्ट वन इज परवेज मुशर्रफ के बारे में जो दिया था। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे एट द टाइम ऑफ 1999। नेक्स्ट इज जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे। यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है जिम्बाब्वे का JANU-PF। ZANU-PF क्या था? Z फॉर जिम्बाब्वे, A अफ्रीका, N नेशनल, U यूनियन। नेक्स्ट इज पैट्रियोटिक फ्रंट। पैट्रियोटिक फ्रंट जो देशभक्त होते थे उनको पैट्रियोटिक कहा गया था। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो कि देशभक्त थे या फिर वो देश के लिए आगे आ रहे थे या फिर वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिजाइम होना चाहिए। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक कार्टून में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दिस कार्टून इज अबाउट द इराकी इलेक्शन हेल्ड आफ्टर सद्दाम हुसैन रिजाइम। सद्दाम हुसैन के रिजाइम के बाद। तो ऑब्वियस बात है कि कहाँ का इराकी कह रहा है, इट मीन्स इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के रिजाइम के बाद वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सेट हो गया था, जहाँ पे लोगों को एट लास्ट 1 मैन 1 वोट प्रोवाइड किया गया। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा। जो लोग इस असाइनमेंट को पूरा करेंगे, अपना आंसर सेंड करेंगे, उन्हीं को इस क्वेश्चन का आंसर हम फिर से वापस करेक्ट करके बताएंगे। तो ये आपके लिए असाइनमेंट ये है, ये पता करने के लिए कि कितने लोग इस वीडियो को प्रॉपरली देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते तक नहीं हैं या फिर 2 मिनट 5 मिनट पार करके देखते हैं। तो जब आप मेन चीज़ ही पार कर दोगे तो क्या पता चलेगा कि उस वीडियो में क्या दिया गया है। फिर आप उसी चीज़ को क्वेरी करके भेजते हो कि सर ये वीडियो में ये समझ में नहीं आया, जबकि वो चीज़ उस वीडियो में बताया जा चुका होता है, फिर भी आपका ध्यान उस पर नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, पेज नंबर 33 से। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ इंडिया वॉज नॉट अ डेमोक्रेसी। इंडिया अगर डेमोक्रेसी नहीं होता तो क्या होता। कुड वी हैव स्टेड टुगेदर एज अ सिंगल नेशन। क्या हम सिंगल नेशन के रूप में खड़े रह पाते? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं। तो इसका आंसर आप मेरे को
सेंड करोगे, वीडियो जैसे ही देख लो उसके बाद ओके। नेट पे कोई भी इसका आंसर सर्च नहीं करेगा, क्योंकि नेट पे अगर आंसर आपका सर्च किया हुआ सेम मिल गया तो अदर इसके बाद फिर हम आपको किसी भी तरह का कोई भी हेल्प आपके क्वेरीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। सो आपका खुद का लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए। पॉलिटिकल के चैप्टर 1 एंड 2 से इतना ही। एंड फाइनली ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, किसी भी तरह से एग्ज़ाम के टाइम पे हेक्टिक नहीं होगे, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नेट से सर्च किया हुआ एक भी क्वेश्चन आंसर अगर मिला तो हम काट देंगे, पहले बता रहे हैं। इसलिए डोंट टेक द हेल्प फ्रॉम इंटरनेट, try to attempt all the question answer by yourself, okay, and write in your own language, in your own way, and try to write the relevant answer, okay. Thanks to all of you.